Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. तो as you know that सर जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया है और इस वीडियो लेक्चर में आपको करवाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आपके चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.3 का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी दो क्वेश्चन बोल सकते हो। इसके बाद चैप्टर 6 ट्राइंगल्स खत्म हो जाएगा हमारा, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ठीक ना। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक ठीक है सर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल कहने का मतलब ऐसे जो कोई चीज अगर ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड है उस पर कोई चीज अगर ऐसे खड़ा है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल पोजीशन में है। अगर ये ग्राउंड है उस पर चीज ऐसे है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेस में, ठीक है। ऐसे रहा तो वर्टिकल, ऐसे रहा तो हॉरिजॉन्टल। तो अभी इसकी बात हो रही है जो खड़ा है मतलब कि वर्टिकल, ठीक है। तो एक आपको पोल है जो कि 6 मीटर का है, जो कि आपको ग्राउंड पे खड़ा है, जो कि एक शैडो, शैडो का मतलब छाया, एक परछाई फॉर्म कर रहा है 4 मीटर लॉन्ग का, ठीक ना। फिगर बनाएंगे और अच्छा समझ में आएगा। सर आगे बता रहा है एंड द सेम टाइम, उसी समय में अ टावर कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है बहुत लंबा सा, कितना लेंथ है नहीं दिया हुआ है, पर ये कहा है कि उसका जो शैडो फॉर्म हो रहा है वो 28 मीटर लॉन्ग है, ठीक है सर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो वो जो टावर है उसका हाइट पूछ रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है सर एक टावर है, ये लाइन सीधा है, ये टावर सर टेढ़ा क्यों है, कोई बात नहीं। हाँ, एक टावर है जिसकी लंबाई सर 6 मीटर है, एक शैडो फॉर्म कर रहा है, एक शैडो फॉर्म कर रहा है 4 मीटर का। कितना का सर? ये 4 मीटर शैडो फॉर्म कर रहा है, ठीक। वहीं दूसरी जगह पे, ये क्या था, पोल था ना जी, सॉरी ये पोल है, गलती से कहीं टावर निकल गया वो तो सॉरी। ये पोल है 6 मीटर का जो कि एक शैडो फॉर्म कर रहा है 4 मीटर का। दूसरी तरफ उसी वक्त एक टावर है, एक टावर है, ये टावर कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। हम्म हम्म। एक टावर है, एक टावर है जो कि आपको शैडो फॉर्म कर रहा है 28 मीटर का। टावर का हाइट हमें पता नहीं, वही पूछ रहा है कि सर ये जो टावर है उसकी हाइट कितनी है। बहरहाल हमको क्या दे रखा है, तो जो पोल है उसका हाइट, उसका शैडो कितना फॉर्म हो रहा है उसका। और ये जो हमारा सेकेंड फिगर है जो कि उसी समय एक टावर खड़ा है, उसकी जो परछाई है वो 28 मीटर की बन रही है। अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें तो देख रहे हैं सर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो पोल है ग्राउंड पे खड़ा है वर्टिकली, तो जो एंगल बनेगा पोल और ये ग्राउंड के बीच में वो 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ भी जो टावर खड़ा है ग्राउंड पे, वहाँ भी जो एंगल बनेगा उस टावर ग्राउंड के बीच में वो 90 डिग्री का बनेगा। ये मानते हो? जी हाँ। हमें बोल रहा है सर ये लेंथ फाइंड करने के लिए, चलिए इसका नामकरण कर दे। तो इसका ए बी और सी, इसका पी क्यू आर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस टावर का लेंथ फाइंड करो, मतलब कि पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना, वही ना। जी हाँ सर। तो आप क्या कर सकते हो पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, हमें तो पहले ये बताइए आप। तो ठीक है सर, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कर दें तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं उन्हें इक्वल करके हम ये इतना अपॉन इतना इज इक्वल्स टू इतना अपॉन इतना, वहां से इसकी लेंथ सर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करेंगे। तब तक हम इस दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आते हैं। तो इन अ ट्राइंगल क्या है जी, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर दो ट्राइंगल्स के अंदर आ चुके हैं। आपको क्या दिख रहा है सिमिलर करने के लिए? तो सर पहला जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसमें एंगल बी जो है सेकेंड ट्राइंगल के एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों? क्योंकि सर दोनों 90 डिग्री है। अब भैया 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये जो है वर्टिकली आपको अपवर्ड डायरेक्शन में है ग्राउंड के साथ, या बोल सकते हो खड़ा है ग्राउंड का लेवल के साथ, तो 90 डिग्री अब मैंने समझाया था अभी। तो ठीक है, एक एंगल तो मिल गया सर, और एक एंगल और मिल जाए तो इसको एंगल एंगल से हम लोग सिमिलर कर देंगे। तो ठीक है, आपको पता है ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। मैं बोलता हूँ क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपको पोल खड़ा है उसका शैडो बन रहा है, यहाँ पे एक टावर खड़ा है उसका भी शैडो बन रहा है एट द सेम टाइम, सेम समय में। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे सूरज है, इतना नज़दीक नहीं, बहुत ऊपर, मतलब कि एक सूरज है अपना, वहाँ से लाइट फेंक रहा है। तो फर्स्ट जो पोल है उसका शैडो यहाँ बना, सेकंड जो टावर उसका शैडो यहाँ बना। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इस सन से, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होंगे ये और ये, बिकॉज क्योंकि ये एट अ सेम टाइम है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सेम हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों में सेम हो जाएंगे क्योंकि सेम समय पे हो रहा है। हाँ,
सूरज की जो भी उसकी किरणें हैं वो सेम समय पे दोनों पे पड़ रही है, तो सेम एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ दोनों हमारा एंगल सी और आर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो उसी के साथ एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या देना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? तो ये डिटेल में आपको चैप्टर 9 में समझाया जाएगा या 8 में। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा है जैसे कि आप एक छत पे खड़े हैं। सर एक आंख बड़ा एक आंख छोटा, चलिए चलता है। आप एक छत पे खड़े हैं और यहाँ पे एक गमला रखा हुआ है फूल का, उसको देख रहे हैं। आप एक छत पे खड़े हैं, गमला रखा हुआ फूल का, उसको देख रहे हैं। आप ऐसे देख रहे हैं, गमला खड़ा है ग्राउंड पे और आपकी हाइट। तो देखो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, आपकी नज़रें यहाँ मिल रही है और ग्राउंड के बीच जो एंगल फॉर्म हो रही है, इसी को बोलते हैं बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन। आई थिंक बात समझ में आ रही है और इसे डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, तब आगे के चैप्टर्स में आने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तब तक इतना समझ जाइए आप, ठीक है सर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर करते हैं ट्रायंगल। चलिए बी एंगल है तो बी लेंगे, सी है तो सी लेंगे। अब क्या रह गया? तो बी सी ले लिए, ए बचा, ए लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल्स। क्यू है, क्यू लिख देते हैं। आर है, आर लिख देते हैं। क्या बचा सर? क्यू और आर हमने ले लिया तो बचा पी। ठीक है, अब चाहे तो ए को यहाँ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, ए को फर्स्ट में कर दो, इसको पी को भी फर्स्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे मिला के लिखना पड़ता है क्योंकि एंगल बी जो फर्स्ट में है इसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सी इसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, जो कि हो जाएगा अपने आप ही। तो सर ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल। अब क्योंकि सिमिलर हो गए तो हम लोग इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो आपस में इक्वल कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर हम ये फर्स्ट ट्रायंगल का ये फर्स्ट और आखिरी ले, मतलब ए बी ले, तो इसका भी फर्स्ट और आखिरी लेना पड़ेगा, मतलब पी क्यू लेना पड़ेगा। जी हाँ, बराबर। अगर हम ये फर्स्ट का दो लें, फर्स्ट का दो बी सी, इसमें भी हमको फर्स्ट का दो लेना पड़ेगा क्यू आर। जी हाँ, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर रहे हैं उसके रेशियोज, तो ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से करेंगे तो कैसे करेंगे? आप यहाँ देखिए, ए बी कितना दिया हुआ है सर? ए बी हमारा 6 मीटर है बच्चे, तो 6 मीटर आपको दिख रहा है वहाँ तक, तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ठीक है, दिख रहा है सर। सर पी क्यू कितना है? पी क्यू, हाँ हाँ हाँ, पी क्यू सर वही तो निकालना है, पी क्यू हाइट ऑफ टावर। ठीक है बच्चे, बी सी कितना है सर? 4 है, ओके, 4 मीटर। अपॉन में सर क्यू आर कितना है? क्यू आर सर 28 मीटर। यहाँ मीटर से मीटर गया। ठीक है, अब आगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब पी क्यू और 4, मतलब कि 4 पी क्यू बराबर 28 × 6। इसको हमको इंटू नहीं करना, अभी बस लिख देना है। इंटू इंटू क्यों करेंगे भला अभी हम? तो पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू बराबर 28 × 6 तो लिखा ही हुआ था। ये जो 4 इंटू में है ना, पी क्यू के साथ में यहाँ पे आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 7 टाइम्स में कट जाएगा 28। अब क्या बच गया? 7 × 6, तो 7 × 6 42 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर यहाँ पे आपने काट दिया था, फिर आपने 28 × 6 किया था, तो यहाँ पे देखिए 6 मीटर में है, तो आप इसको पूरा क्वांटिटी को मीटर में रख सकते हैं। इस पूरे को भी मीटर में रखेंगे और ये भी मीटर में आंसर आ गया। तो आई थिंक जो हाइट ऑफ पोल है वो 42 मीटर का होगा, तो आप इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं द हाइट ऑफ पोल बराबर 42 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। ऐसा करके समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आपके आखिरी क्वेश्चन की ओर। ठीक है सर। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एक्साइटेड? ओके, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए हो कि नहीं? तो ठीक है सर, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब सोचेंगे एक्साइटेड है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं है सर। ऐसा क्या? जी हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्साइटेड हो जाओगे। सर क्वेश्चन है, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो ट्राइंगल्स के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी है, सेकेंड ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसमें दो दो मीडियंस हैं, फर्स्ट में ए डी और सेकेंड ट्राइंगल का पी एम। ठीक है, जी हाँ, रिस्पेक्टिवली आदर पूर्वक वेयर ट्राइंगल्स ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल्स पी क्यू आर। ये हमको दे रखा है बच्चे कि ए बी सी जो ट्राइंगल्स है हमारा, वो ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ सिमिलर में है। ठीक है, सिमिलर है। प्रूव डैट, ये प्रूव करना है आपको कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। तो ये कहाँ है फिगर, कैसा फिगर है, हम लोग ड्रॉ करेंगे तब तो समझेंगे भैया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो ट्राइंगल्स है, इतना तो समझ में आ गया हमको। पहला ये, दूसरा ये। जी हाँ, फर्स्ट का नाम जहाँ तक पता है कि ए बी सी है। ओके, सेकेंड का नाम पी क्यू आर है।
ओके, और कुछ? फर्स्ट में जो मीडियन है वो है सर डी पे, सेकंड का जो मीडियन है वो है सर एम पे। अब सर ये मीडियम क्या बोला है? तो इससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताया कि मीडियन क्या है। मीडियन का मतलब कि एक साइड होता है जो कि एक साइड पे गिरता है ना मीडियन। अगर जैसे इसका नाम है ओपी, एडी, अगर एडी एक मीडियन है जो कि ओपी साइड पे गिर रहा है तो ये ओपी साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। फर्स्ट पार्ट इतना और सेकंड पार्ट इतना, वो भी इक्वली पार्ट, मतलब कि इतना दूर का लेंथ इक्वल हो जाएगा इतना दूर के लेंथ के। मतलब कि तुम ऐसा बोल सकते हो कि ओ डी बराबर डी पी, ये डी है हमारा, ये ओ है, ओ डी बराबर डी पी तुम बोल सकते हो जब ए डी मीडियन रहेगा इस पे। तो ये मैंने पहले भी समझाया था। बहरहाल अभी कुछ बच्चे इसको देख रहे होंगे, उसको नहीं देख के इसको डायरेक्ट देख रहे होंगे, इसलिए मैं दोबारा समझा दिया, ठीक है। तो सर इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस साइड ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के इक्वल कर दो। तो ये तभी हो पाएगा संभव जब हम इस ट्राइंगल्स को, आपको दिख रहा है कि मैं इसको सेट कर दूं, जब हम इस ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे इस ट्राइंगल के साथ, तब जाके क्या होगा कि ये जो हमारे शर्त हैं कि दोनों साइड्स के रेशियो को हम लोग इक्वल कर देंगे, तभी हो पाएगा भैया। तो ये सर कैसे हम लोग कर पाएंगे? तो ठीक है, स्टेप बाय चलेंगे आपको बताते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, क्योंकि हमें बोला है प्रूफ करने के लिए। जब भी प्रूफ डैट वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ, फलाना चिलाना लिखना पड़ता है। तो गिवन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और वो भी सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में बराबर होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलते हैं सर? तो यहाँ पे अगर हम ए बी लें, इसका ए बी, तो इसका फर्स्ट का दो को लेना पड़ेगा, मतलब पी क्यू बराबर होगा। इसका अंतिम का अगर बी सी लें तो इसका भी अंतिम का क्यू आर लेना पड़ेगा, मतलब कि बी सी अपॉन क्यू आर। जी हाँ, इक्वल हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट और आखिरी लें, इसका भी फर्स्ट और आखिरी लेना पड़ेगा, मतलब ए सी अगर लें तो हमें पी आर लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं सर, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे, इतना पता है। उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे तो वो भी लिख लेते हैं। एंगल ए किसके इक्वल होगा? पी के। तो ठीक है, एंगल ए बड़ा एंगल पी, कॉमा सर बी जो है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो सर यहाँ पे सी है वो आर के इक्वल होगा। ठीक है, कॉमा एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन है फिलहाल इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, ऐसा नहीं, गिवन है फिलहाल इतना ही। टू प्रूफ की बात कर लें सर, टू प्रूफ की। ठीक है, तो बच्चे टू प्रूफ में कुछ ऐसा है कि प्रूफ क्या करना है हमें? तो प्रूफ वो करना है कि फ्रैक्शन में रेशियोज में दिखाना है दो साइड्स को, दो ट्राइंगल्स के दो दो साइड्स को। उसी को लिख रहा हूँ, ऐसा मत सोचा सर ये कहाँ से लिख रहे हो आप। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं प्रूफ में, क्योंकि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है नहीं। तो प्रूफ में चलते हैं और हम ये देखते हैं कि सर ये दोनों ट्राइंगल्स पहले सिमिलर करें कैसे। उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, कि हम गिवन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फिलहाल इस दोनों को सिमिलर करने के लिए बी एंगल फर्स्ट का और सेकंड का क्यू एंगल इक्वल है, देख रहे हो गिवन में दिया हुआ है। इतना तो मालूम चल गया कि इसका जो बी है वो इसका क्यू के इक्वल है। ठीक है, अब दो साइड्स का रेशियो मिल जाए तो ऐसे ऐसे हम सिमिलर कर दें। तो ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है क्या? तो हाँ, ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर के। बी सी अपॉन क्यू आर के, अगर बी डी अपॉन क्यू आर मतलब कि क्यू एम रहता तो हम इसको ऐसे ऐसे सिमिलर कर देते हैं। तो वही हमको निकालना है कि बी डी अपॉन पी एम अगर इसके इक्वल कर दे, किसके? तो ए बी अपॉन पी क्यू के। अभी समझ में ना आ रहा हो तो मैं बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमें ये बताइए कि सर हम बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं क्या? मतलब कि बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं क्या? क्यों भैया, क्यों लिखोगे आप? क्योंकि सर ए डी जो है हमारा मीडियन है, ए डी इज मीडियन ऑन किस पे मीडियन है? बीसी पे। तो एडी जो हमारा मीडियन है बीसी पे, तो बीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, फर्स्ट पार्ट इक्वल सेकंड पार्ट। ठीक है, इसीलिए हमने इक्वल लिखा। ठीक है सर, क्या क्यू एम इक्वल्स टू एम आर हो सकता है? तो हाँ, क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि सर पी एम जो है वो एक मीडियन है, पी एम इज मीडियन ऑन साइड किस पे है? तो क्यू आर पे है। ठीक है, क्यू आर पे है इसलिए उसको दो भाग में बांट दिया इक्वली। ठीक है सर, इतना तक तो समझ में आता है भैया। ठीक है, आप ये बताइए क्या हमको सर बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है? देख रहे हो हमको दे रखा है, तो हाँ ठीक है दे रखा है, इक्वल्स टू। आप बी सी को कैसे लिख सकते हो? बी सी ये साइड पूरा, इसको आप कैसे लिख सकते हो? सर इसको हम लिखेंगे इतना जोड़ इतना तो बात बन जाएगा, मतलब कि बी डी अपॉन डी सी लिख सकते हैं। तो ठीक है, बी सी को बी डी जोड़ डी सी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं।
क्यू आर को कैसे लिख सकते हो, तो सर क्यू आर को क्यू एम जोड़ एम आर लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू एम जोड़ एम आर, ठीक। बी डी है, हमको इसकी जरूरत है अभी, तो बी डी को बी डी ही रहने देंगे, जोड़। सर क्या हम डी सी को बी डी लिख सकते हैं, क्या हम डी सी को बी डी लिख सकते हैं, तो हाँ आप डी सी को बी डी लिख सकते हो, आप डी सी को बी डी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम डी सी की जगह बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन क्यू एम है, इसमें भी क्यू एम की जरूरत है, तो क्यू एम ही रखेंगे फिलहाल हम। सर क्या एम आर को हम क्यू एम लिख सकते हैं, तो हाँ आप एम आर को क्यू एम लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इसके जगह पे ये यूज कर सकते हो, इसके जगह पे ये यूज कर सकते हो, अगर यूज करना हो तो एम आर की जगह हम फिलहाल क्यू एम का यूज कर लेते हैं, ठीक है। बी डी जोड़ बी डी, दो गो बी डी दो गो बी डी, ठीक है सर। एम आर जो है हमारा दो गो एम आर, ये टू से टू गया हवा में, तो क्या बच गया, बी डी अपॉन में एम आर। तो सर हम क्या देख पा रहे हैं कि बी सी अपॉन में क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन में एम आर, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, जी हाँ। तो ठीक है, एक चीज़ हम अभी इतने दूर की रेशियो ले रहे हैं, इसका बस इसको अभी छोड़ रहे हैं, बस इसको ले रहे हैं, सर क्यों बताएंगे क्या लिखा हुआ है, तो आप इसके बाद आगे से यहाँ से होगा कि सर ए बी अपॉन में पी क्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा बोलिए, तो बी सी अपॉन में क्यू आर के ये दिया हुआ है, जी हाँ। ए बी अपॉन में पी क्यू छोड़ देंगे, क्योंकि ए बी अपॉन में पी क्यू इसी दो ट्रायंगल्स के साइड हैं जो कि मैंने सेट किए हैं, तो ठीक है, ए बी अपॉन में पी क्यू हम छोड़ देंगे, ये ए बी है इजिकल्स टू सर बी सी अपॉन में क्यू आर ये दे रखा है, तो हम बी सी अपॉन क्यू आर की जगह, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या हम बी डी अपॉन एम आर रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर है, ठीक है, बी डी अपॉन में एम आर, ठीक है, बी डी अपॉन में एम आर। चलिए तो हमने ये प्रूफ कर दिया, और बीच का एंगल तो इक्वल है ही, गिवन बी और क्यू इक्वल है कि नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आएंगे और दोनों को सिमिलर कर देंगे ऐसे ऐसे, तो ठीक है, जगह मैं कहाँ बनाऊँ, मैं रब कर देता हूँ एक साइड को, इतना दूर मैं रब करता हूँ, ठीक है। अब सबको इतना तक, अब यहाँ तक तो लिख ही लिए होगे, तो हाँ लिख लिए तो हैं सर, ठीक है, ठीक है। अब आते ट्राइंगल्स के अंदर, तो इन ट्राइंगल क्या नाम है जी फर्स्ट का, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है। हमें क्या पता चला है, हमें ये पता चला है फिलहाल कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन में एम आर के, ठीक है। इक्वल कैसे किए भैया, तो हमने जस्ट प्रूव किया है, इसका रीजन क्या दोगे कि भैया हमने जस्ट प्रूव किया है, देख लो अगर शक हो तो। और कुछ इक्वल है क्या, हाँ, तो एंगल बी ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड, दो साइड्स के बीच का एंगल मतलब कि बी और क्यू ये भी इक्वल है, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये बी है, ठीक है। कैसे है भैया, तो गिवन दिया हुआ है, देख सकते हो, अब चेक कर सकते हो भैया, देख रहा हो, हाँ। इसीलिए ट्राइंगल हमारा जो है बोल सकते हो ए बी डी सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल्स पी क्यू एम के, किससे, तो ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड, दो साइड की रेशियो और बीच का एंगल से, ठीक है। और इसकी सहायता से हम इसको आराम से लिख सकते हैं, जिसको हमको प्रूफ करना था, और क्या, तो आपको वहाँ तक दिख रहा है सर, दिख रहा है, तो साइड पे मैं जगह बना लूँ थोड़ा सा, बहुत जगह की यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हम बी डी अपॉन में पी क्यू लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट का दो लेंगे तो यहाँ भी दो लेना, फर्स्ट का दो ही लेना पड़ेगा, तो ठीक है। तो सर आप ए बी अपॉन में पी क्यू ले सकते हो, जी हाँ। क्या हम बी डी, हमको किसका काम है, ए डी का काम है क्या, हाँ ए डी का काम है सर फिलहाल हमको, ठीक है। फर्स्ट लेंगे और आखिरी लेंगे, ए डी फर्स्ट और आखिरी, याद रखो इसका भी फर्स्ट और आखिरी लेना पड़ेगा, फर्स्ट और आखिरी मतलब पी एम, ठीक है। देखो तो क्या ये दोनों सेम है क्या, जिसको हमको प्रूफ करना था क्या वो प्रूफ हो चुका है क्या, तो हाँ सर जिसको हमको प्रूफ करना था हमने वो प्रूफ कर दिया है, किससे, तो इसका कारण वैसे लोग लिखते तो नहीं है, पर आपको लिखने का मन है उतना ही तो लिख सकते हो, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऐसा कोई लिखता तो है नहीं वैसे, ठीक ना, तो ऐसे नीचे में प्रूव कर दोगे PROVED, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ रही है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ गया होगा, तो आशा करते हैं सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आप लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे, चैप्टर 6 को अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, क्योंकि 10 नंबर्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना 10 नंबर कम नहीं होते हैं, यहाँ से 1 नंबर से लोग फेल या पास होता है, और 1 नंबर से सेकेंड डिवीजन आ जाता है, या 1 नंबर से, समझ जाओ, तो ठीक है सर, याद रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, और इसी के साथ सर अलविदा लेने का समय आ चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।